सभी दर्शकों का स्वागत है। यहाँ पे दर्शक हमारे प्यारे स्टूडेंट लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी रुड़की ने उसका ऑफिशियल पोर्टल चालू कर दिया है और अभी हमें हमारा जो पढ़ाई का जो हम बोलते हैं जो गति है वो गति को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी लगभग कुल मिला के 6 महीना ही बचा है। अगर ये जुलाई है, जुलाई की शुरुआत है, आज के आई थिंक 7 या 8 तारीख है, तो अब मान के पकड़ लीजिए सिर्फ 6 महीना बचा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी में पेपर रहेगा, तो सिर्फ 6 महीने बचा है। अब 6 महीने यानी कितना दिन हो गया? 180 दिन। 180 दिन तो यूँ चला जाएगा। और सब्जेक्ट है 11। अब 11 सब्जेक्ट है, 180 दिन है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और जिस बच्चे को रैंक लाना है तो रैंक लाना खाली बोलने से नहीं आएगा, उसके लिए उस लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए उस लेवल का डेडिकेशन रखना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ संभव है। तो मैं आपको हमारे सब्जेक्ट के बारे में अगर बता दूं तो सब्जेक्ट के बारे में तो सभी को पता है कि सेक्शन 1 के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, सेक्शन 2 के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी नेटवर्क थ्योरी। उसके बाद में सेक्शन 3 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है, ईएमएफ। उसके बाद में सेक्शन 4 में सिग्नल एंड सिस्टम आता है, सेक्शन 5 में इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, सेक्शन 6 में पावर सिस्टम आता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भी बोलते हैं। सेक्शन 7 के अंदर कंट्रोल सिस्टम आता है, कंट्रोल सिस्टम, बॉडी प्लॉट। तो ये कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस है। और सेक्शन 8 के अंदर जो आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, EEM, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। और जो अभी जो एक सब्जेक्ट बचा है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हो गए 10 हमारे मेजर सब्जेक्ट। और अभी जो बचता है वो है हमारा GA, जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो लगभग 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। 15 नहीं, 17 या 15 के बीच में वो वेटेज कैरी करता है। 1 मिनट, मेरे पास सिलेबस है, मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बता दूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जो सिलेबस है वो है एनालॉग, किधर गया, हाँ ये है। तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा वर्बल एप्टीट्यूड। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल का क्या खेल है आपको बता दूं। वर्बल एप्टीट्यूड यानी वो एप्टीट्यूड जिसके अंदर डायग्राम्स वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है। जो डायग्राम्स वाला पार्ट है वो नॉन वर्बल के अंदर आएगा। अब इसके अंदर जो हमारे पाई चार्ट्स होते हैं, उसके बाद में बार ग्राफ्स होते हैं, उसके बाद में पेपर कटिंग वाला पोर्शन, फोल्डिंग, पेपर कटिंग, उसके बाद में मिरर इफेक्ट, वाटर इफेक्ट, पैटर्न्स, ये पैटर्न्स पहचानो कि कौन सा ज़्यादा डायग्राम कॉमन है। तो ये सभी बातें जो आती है वो नॉन वर्बल एप्टीट्यूड के अंदर आएंगी। जो कि वर्बल यानी ऐसा पार्ट जिसके अंदर मैथमेटिक्स, जिसके अंदर सेंटेंसेस ये इंक्लूड रहेंगे। और नॉन वर्बल यानी वो पार्ट जिसके अंदर डायग्राम्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, ये सभी बातें इंक्लूड रहेगी। तो आपको ध्यान में आ गया। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटी एप्टी में क्या आएगा? डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट,
other graph representing data, 2 and 3 dimensional plots, maps, and table numerical computation and estimation. अब ratio, percentage, powers, exponent and logarithm. उसके बाद में combination and series measuration and geometry, elementary, statistics and probability. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ये तो हमको मैथमेटिक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा. एनालिटिक एप्टीट्यूड, अब इसके अंदर क्या है, लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉग, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग. तो ये कुल मिला के 4 इसमें डिवाइड किया गया है. आई थिंक सो इसका जो वेटेज है वो 15 मार्क्स से 17 मार्क्स के बीच में है. एक तो 15 होगा या फिर 17 होगा. ये तो आपको हमारे जो पोर्टल है पोर्टल पे भी मिल जाएगा. तो मैं हरदम हर वीडियो में ये रिकमेंड करता हूँ कि वो जो अंकित गोयल सर है उनका जो प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर सेट है वो लाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आप इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल एक्यूरेसी अचीव कर पाए. ये तभी मुमकिन है जब आप कंसिस्टेंटली आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे. जितना ज़्यादा आप इसके अंदर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे आपकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव satisfactory level of accuracy. So if you want to accuracy in this subject you need to practice more and more and very we can say very regular basis. So जब तक कि आप अपना शेड्यूल डिज़ाइन नहीं कर लेते हैं तब तक के वो जो अप्रोच है वो अप्रोच क्रिएट नहीं होगा. यू नीड टू प्लान योर शेड्यूल and follow this schedule very promptly. You need to proper design your schedule, then you can create such a kind of connectivity between book and you or concept and you. अगर आप इसको डेली बेसिस पे अगर आप प्रॉपर वे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई सब्जेक्ट की दिक्कत जाने वाली है. ना ही सिग्नल एंड सिस्टम में दिक्कत जाएंगी, ना ही कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत जाएंगी, ना ही हमारे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सब्जेक्ट है ये ऐसा समझिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, जैसे कि लेवल होता है ना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इसके अंदर सबका जो हम बोलते टॉप एंड वाला टॉपिक आएगा. इसके अंदर थायरिस्टर देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आपको SCR फैमिली का हर एक मेंबर देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आपको जितना भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी हम बोल सकते हैं कंपोनेंट बिहेवियर है, जो SCR का बिहेवियर है कि वो भाई करंट एंड वोल्टेज पे कैसा परफॉर्म करता है, वो सभी बातें हमको यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना फार्मूला बुक बना लीजिए. जितना आप अपने सब्जेक्ट के लिए फार्मूला बुक बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट अपने अपने जो फार्मूलाज है वो आपको एक बुक पे ये करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. और जब भी आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे और आपको प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट आपको फार्मूला की रिक्वायरमेंट रहेंगी, उस कंडीशन में आपको वो फार्मूला वहाँ पे उस बुक में देख के आपको प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है. तो नेटवर्क एनालिसिस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं कि नेटवर्क एनालिसिस के अंदर कौन से भाई टॉपिक है तो मैं आपको वो दिखा दूं ज़रा.
इसके अंदर यानी 1900, इसके अंदर जो दिया है वो लगभग 35 इयर्स वाले क्वेश्चन दिए हैं। 35 साल यानी हम पकड़ के चलिए लगभग 1900। आपको पता है कि पहला जो गेट का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट किया गया था? तो वो कंडक्ट किया गया था 1983 यानी 1983 में पहला गेट का एग्ज़ाम हुआ था। और उस टाइम ये मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था। उस टाइम यानी ऑफलाइन सेंटर थे, वहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ता था और हॉल टिकट आने के बाद में आपका पेपर होता था। तो 1983 में पहला पेपर लिखा गया था इंडिया के अंदर, आप सोच सकते हैं। यानी इसका जो कल्चर है, गेट का जो कल्चर है वो इतना पुराना है। सो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ना कि हमको ये कभी पेपर में पूछा जाएगा कि भाई गेट का पहला पेपर कब लिखा गया था। ये कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज है जो कि 1983 में पहला पेपर लिखा गया था। सो अभी हम काफ़ी नज़दीक है। पहला चैप्टर तो नेटवर्क ही है। इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से सेक्शन दिया गया है जिसको हम नेटवर्क एनालिसिस ही बोलते हैं। तो इसके अंदर पहला हमारा चैप्टर है नेटवर्क बेसिक, उसके बाद में नेटवर्क थ्योरम, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, थेवेनिन्स, ये सभी हमारे थ्योरम। उसके बाद में ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये 3 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ये 4 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में 2 पोर्ट नेटवर्क, ये 5 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद में ग्राफ थ्योरी, ये 6 नंबर का चैप्टर है, ग्राफ थ्योरी। उसके बाद में 3 फेज सर्किट, ये 7 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, ये 8 नंबर का चैप्टर है। कुल मिला के 8 चैप्टर है नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, जिसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर वही हमारा कॉमन वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई KCL लगाओ, KVL लगा के आप अपना करंट अचीव करें या फिर आपका वोल्टेज अचीव करें। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम, ये सभी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हमें पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अंदर स्ट्रेंथ हम अचीव कर पाएंगे। विदाउट थ्योरम नेटवर्क एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ अचीव कर पाना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। मैं तो बोलूँगा कि भाई अब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कवर होने वाला है इसके चैप्टर हम देख लेते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल, पहले एनालॉग देखते हैं क्योंकि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के एक सब्जेक्ट बनता है। तो एनालॉग के अंदर 5 चैप्टर है जो कि है डायोड सर्किट, उसके बाद में BJT, उसके बाद में मॉसफेट, उसके बाद में ओपैम, उसके बाद में फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हो गए हमारे 5 चैप्टर। उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन से चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर है जो कि है नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, डाटा कन्वर्टर्स, लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली तो आपको पता है, एंड और नॉट गेट, ये सभी जो लॉजिक गेट है वो लॉजिक फैमिली कहलाएंगी। ये है चैप्टर नंबर 6। और जो आखिरी का है वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर।
तो ये कुल मिला के ये 7 चैप्टर और वो 5 चैप्टर, कुल मिला के एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुल मिला के 12 चैप्टर है, जिसको हमको पूरा डीपली जाके स्टडी करना है। आपको पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए गेट का, तभी जाके हम इसके अंदर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर पाएंगे। बस आपको जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के जो फार्मूलाज है उसको आपको ये करना पड़ेगा, प्रॉपर वे से समझना पड़ेगा। उसके बाद में उसका जो चार्ट है, जो चार्ट इन द सेंस जो हमारा ये रहता है, हम जो मैथमेटिकल अरेंजमेंट बनाते हैं Q1 Q2 Q3 और क्लॉक, तो किस क्लॉक पे कौन सा हमारा डिजिट शो होने वाला है, वहाँ पे 0 रहेगा कि 1 रहेगा। अब यहाँ पे 0 और 1 का मतलब क्या है, मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो उसका मीनिंग ये रहता है, 0 मतलब वहाँ पे वोल्टेज 0 और 1 मतलब वहाँ पे वोल्टेज रहेगा। यानी क्या है ये 0-1, यानी एक बाइनरी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझती है। ठीक है, ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझती है। अगर आप 0 इनपुट दे रहे यानी आप सर्किट को बंद रख रहे, अगर आप 1 इनपुट दे रहे यानी आप सर्किट को ऑन रख रहे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइनरी लैंग्वेज। तो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कुल मिला के 12 चैप्टर है, और 12 चैप्टर का जो बेस है वो तो लॉजिक गेट है। जब तक कि आप लॉजिक गेट को नहीं समझेंगे तब तक कि आपको ना ही माइक्रो प्रोसेसर समझेगा और ना ही आपको एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप स्ट्रेंथ अचीव कर पाएंगे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारा कंट्रोल सिस्टम। हालांकि इसके अंदर जो हमारा सेक्शन वाइज है उसके हिसाब से पेपर नहीं दिया गया है। सेक्शन 1 पे तो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, तो इसीलिए चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि 11 भी सेक्शन हमारे हैं, इसीलिए कौन से नंबर पे कौन सा सेक्शन है ये मैटर नहीं करता है, सेक्शन हमारा है वो मैटर करता है। अभी कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैं अगर आपको बता दूं क्या क्या आने वाला है, तो ये है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, उसके बाद में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, उसके बाद में स्टेबिलिटी, उसके बाद में रूट लोकस टेक्निक, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, उसके बाद में स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, और सबसे लास्ट वाला जो हमारा 7th नंबर का चैप्टर है वो है कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन। तो ये कुल मिला के कंट्रोल सिस्टम के अंदर 7 चैप्टर है। तो अगेन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और उतना ही लॉजिक वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट और आपके रैंक पे इम्पैक्ट डालने वाला सब्जेक्ट है, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ। इसको आप हल्के में मत लेना। स्टेबिलिटी, देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स जो है वो फार्मूला बेस है, और आपको फार्मूला की बुक मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तक कि आप अपनी, जैसे कि अभी 2 सब्जेक्ट मिला के एक बुक कर लीजिए, अगर 100 पेज की बुक है या 200 पेज की बुक है तो 200 पेज का डिवाइडेशन 100 में करें, और 100 पेज पे एक सब्जेक्ट का लिखे और वो डिवाइडेशन करके अनदर 100 पेज पे दूसरे सब्जेक्ट का फार्मूला वाला पूरा चार्ट बना लीजिए। जहाँ पे दिक्कत जाएंगी आप उस बुक को लीजिए, सेक्शन ओपन कीजिए, कौन से सेक्शन में आपका फार्मूला है, और बराबर वो फार्मूला का इस्तेमाल करके आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल आपको सीरियस वे से लेना है। उसके बाद में सेक्शन 4 यानी सिग्नल एंड सिस्टम। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है। इसके अंदर कुल मिला के अगेन 7 चैप्टर है। मैं और एक बार बोलूँगा कि ये जो बुक है, ये बुक हमारे अंकित सर की है, और
इसका जो एक इसका सीधा सीधा अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पे जाने के बाद में आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा, और अगर ये आप अमेज़ॉन से लेते हैं तो अमेज़ॉन पे ये ज़रा महंगा मिलेगा, यानी लगभग ये 1100 या 1200 के बीच में मिलेगा। तो अगर आप सीधा पोर्टल से इसको परचेस करते हैं तो मेरे हिसाब से ये कुछ तो भी अराउंड 800 850 तक आ जाएंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत वैरी हुआ हो, जब मैंने परचेस किया था तो लगभग वो 800 850 का गिरा था। तो अमेज़ॉन और पोर्टल पे ये डिफरेंस है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अभी हम चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। सिग्नल नंबर 1, लीनियर टाइम इन्वेरेंट सिस्टम नंबर 2, फॉरियर सीरीज नंबर 3, फॉरियर ट्रांसफॉर्म नंबर 4, लैपलास ट्रांसफॉर्म नंबर 5, जेड ट्रांसफॉर्म नंबर 6, सैम्पलिंग नंबर 7। अभी ये सैम्पलिंग क्या है आपको तो पता ही है। सिग्नल को हम हमारे हिसाब से एडजस्ट करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मुझे कैसा सिग्नल चाहिए, मुझे किस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए, उस हिसाब से हम सैम्पलिंग करते हैं। सिग्नल का एडजस्टमेंट बोलते हैं हम उसको। तो जो हमारा ये होता है क्लिपिंग सर्किट, वो क्लिपिंग सर्किट क्या करता है कि जितना भी हमको रिक्वायर्ड सिग्नल का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम सिग्नल के अंदर चेंज करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर लगभग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर हो चुका है, और आपको बस इसको प्रैक्टिस करना है। और एक बात, आप जब कभी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो टाइमिंग है इसको सॉल्व करने का, वो प्रयास कीजिए कि आप 2 to 5 के बीच में आप इसको करें, यानी 205 के बीच में। अब इससे क्या होगा, जब आप ये टाइम पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक हैबिट बन जाएंगी वो टाइम पे सॉल्व करने की। और डेफिनेटली जो हमारा पेपर आता है, पेपर भी ये 2 से 5 के बीच में आता है। यानी देखिए, हम क्या हो जाएंगे, हम हैबिचुअल हो जाएंगे उस टाइम को पेपर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। यानी जब आप आपके ओरिजिनल पेपर में उस टाइम पे बैठेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप सच में पेपर दे रहे हैं, आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अलग रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस भी उस टाइम में कीजिए जब जो ड्यूरेशन में गेट पेपर कंडक्ट करवाती है। अब जैसे अगर आप सैंडविच पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो सैंडविच पैटर्न के अंदर क्या होगा, अगर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, अगर वो कोर का बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो 205 के बीच में डबल ही देगा और 9 से 12 के बीच में वो ईसी देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बराबर है। या हो सकता है वो बच्चा 9 से 12 के बीच में इंस्ट्रूमेंटेशन दे, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसको कौन सा ग्रुप लेना है, ठीक है। वो पूरा रोल उसका है, उसमें हम क्या बोले। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर ईसी का बच्चा है, जो आप सैंडविच वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो ईसी की प्रैक्टिस आप सवेरे 9 से 12 के बीच में कीजिए, और 2 to 5 PM के बीच में आप डबल ई की प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। सो अगेन, एक सबसे वैल्यूएबल, मैं हर किसी को इक्वल मानता हूँ, ना कोई ऊंचा ना कोई बड़ा या ना कोई नीचा। तो मैं हर एक सब्जेक्ट को इक्वली नज़र से देखता हूँ। इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, इलेक्ट्रिकल मशीन इज़ द लीडर ऑफ दिस डबल ई कम्युनिटी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए क्यों लीडर है, क्योंकि विदाउट ट्रांसफार्मर और विदाउट मशीन हम डबल ई के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको लीडर बोलते हैं, ठीक है।
अगर देखो डबल ई के अंदर दो पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर वन वो है जो कि पावर सिस्टम है, जहाँ से पावर पूरा सिस्टम को चलाता है पावर, ठीक है। उसके अंदर जनरेशन आ गया, उसके अंदर ट्रांसमिशन आ गया, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसके अंदर यूटिलाइजेशन आ गया। ये जो 5 मोड ऑफ पावर है ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में जो बचा है वो बचा है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। तो अब सोचिए कि हम डबल ई की बात कर रहे हैं और डबल ई के अंदर अगर मशीन ना आए तो क्या काम की बात है, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल मशीन है मैं इसको लीडर मानता हूँ, और ये सच में लीडर है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिकल मशीन हम डबल ई के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से ही हमारा पूरा डबल ई बना है, और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमको किसी को कम या ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। हाँ, ये प्रैक्टिकली हो सकता है कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, ये होता है। बिकॉज हम बोलते हैं ना कि हमारे भाई 5 उंगली समान नहीं है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे तो हर एक उंगली समान है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तभी भी 5 उंगली हाथ को चलाती है, ठीक है। उसी समान सब्जेक्ट भी अलग अलग है, लेकिन जब हम पूरे 11 सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तभी जाके डबल ई बनता है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन यानी अगर मैं बोलूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इट इज़ नथिंग बट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके अंदर गणित के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मशीन है तो करंट है तो कैलकुलेशन है, और वो भी एकदम हाई लेवल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक टाइम आपको पावर सिस्टम के अंदर इतना न्यूमेरिकल्स नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना न्यूमेरिकल्स आप इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर फेस करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को मैथमेटिक्स का एक हम रिलेटिव मान के चल सकते हैं, ठीक है। इधर आप सोचना भी नहीं कि आपका मैथमेटिक्स के साथ पाला नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपका पाला बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और आपको और एक मैंने एडवाइस दिया था कि आपको गूगल पे जाके सर्च करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। अब जब आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको लेना है टीसीएस आयन वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है। वो टाटा का कैलकुलेटर है, जो कि खुद टाटा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, इसीलिए आपको वही कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि आप जो हमारा मैनुअल कैलकुलेटर है इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बात वो आ जाती है कि भाई अगर हमको देना ही स्क्रीन पे है पेपर, तो क्यों ना हम अभी से उसका प्रैक्टिस करें, तो ये एक फैमिलियर बात हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको गूगल पे जाके साइंटिफिक कैलकुलेटर सर्च करना है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर सर्च करने के बाद में जो tcsion.com वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। लगे तो स्क्रीनशॉट में दे दूँगा, वो आप लिंक दे दूँगा, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो अभी के लिए हम रुकेंगे, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट था। अभी 6 महीना बचा है, और 6 महीने में पूरा जितना भी 11 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट को पूरा डीपली स्टडी करना, ये एक अपने आप में खुद एक चैलेंज है। अगर देखिए, सच बात तो ये है कि जब तक कि हमको दुश्मन आ रहा है, अब ये दुश्मन नहीं है, ये तो हमारा दोस्त है, लेकिन एक अगर
वॉर के हिसाब से देखा जाए तो हम तब तक के हमारे शस्त्र नहीं उठाते जब तक कि हमको ये पता नहीं चलता कि भाई दुश्मन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दुश्मन यानी क्या एग्ज़ाम हमारी दुश्मन हो सकती है क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम हमारी दोस्त है, इसीलिए जो अंकित सर का पोर्टल है उसका नाम भी एग्ज़ाम दोस्त है, ठीक है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं वो तो आपका लुकआउट है। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप पे देखता हूँ और आप भी वही देखेंगे, मुझे पता है। वो वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमको पता है कि भाई ये हमारा वॉर है, ये हमारा वॉर, ये 11 सब्जेक्ट को हमको 11 सब्जेक्ट की हमको नैया पार करना है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ये 11 सब्जेक्ट पहुंचाना, सिर्फ पहुंचाना नहीं है, ठीक है, विथ क्वालिटी पहुंचाना है, ठीक है। पहुंचाना यानी कैसे भी पहुंचा दो, ठीक है, टूटे फूटे कैसे भी पहुंचा दो, ये नहीं। हमको विथ क्वालिटी, विथ प्रॉपर मैनर, मीन्स अगर सीधा कहने का मतलब है डबल डिजिट या फिर सिंगल डिजिट, ठीक है। अब मैंने सिंगल डिजिट की तो बात नहीं की। हाँ, अगर पिछले साल अगर मेरा कुछ बनता था अच्छा डबल ई के अंदर तो मैं बोल पाता था, लेकिन मेरा कुछ बना नहीं, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं सिंगल डिजिट की बात करूँ। हाँ, मैं डबल डिजिट की बात करता हूँ और उतना हम अचीव भी कर सकते हैं बिकॉज हमने उतना ड्यूरेशन उसके अंदर दिया है, ठीक है। यानी इतना मैंने उसके अंदर अचीव कर लिया है कि मैं डबल डिजिट की बात कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड वाली बात है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हर कोई कर सकता है, ठीक है। सिर्फ ये नितिन ने बोल दिया तो हो गया, यानी अगर क्लियर कट अगर बात करूँ तो ये कोई भी बच्चा कर सकता है। सिर्फ अभी 6 महीना बचा है, तो 6 महीने का यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर वे से 11 सब्जेक्ट में हो रहा है तो डेफिनेटली डबल डिजिट लाना पॉसिबल है, ठीक है। अब डेफिनेटली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी डबल डिजिट का ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ ख्वाब देखने से बात नहीं चलेंगे, आपको उसको प्रॉपर वे से विथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। और मैं था आपका दोस्त NW मनोहर। ओके, थैंक्स अ लॉट।